कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि बादशाह बनते ही हुमायूं चारों तरफ शत्रुओं से घिर गया। कालिंजर का राजा रुद्र प्रताप कालपी पर आंख गड़ाए बैठा था। अफगान सेनापति बिहार की तरफ से आगे बढ़कर जौनपुर पर अधिकार कर चुके थे। गुजरात का शासक बहादुर शाह दिल्ली पर आंख लगाए हुए था और राजपूत स्वयं को फिर से शक्तिशाली बनाने के प्रयास कर रहे थे। इन सब से बढ़कर बात यह हुई कि हुमायूं को शत्रुओं से उलझा हुआ देखकर हुमायूं के भाई कामरान ने अफगानिस्तान का प्रबंध अपने छोटे भाई अस्करी को सौंपा और स्वयं अपनी सेना के साथ पंजाब में घुस आया। कामरान ने मुल्तान से लेकर लाहौर तक के क्षेत्र पर अधिकार करके अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। इसके बाद कामरान ने हुमायूं को चालाकी भरे विनम्र पत्र लिखे कि हुमायूं मुल्तान तथा पंजाब के प्रांत कामरान को दे दे। चूंकि हुमायूं के पास अपने साम्राज्य के पश्चिमी भाग में शांति बनाए रखने का अन्य कोई उपाय नहीं था, इसलिए हुमायूं ने मुल्तान तथा पंजाब पर कामरान का दावा स्वीकार कर लिया। कामरान का यह कार्य हुमायूं की पीठ में छुरी भोंकने जैसा था। कामरान को संतुष्ट करने के बाद हुमायूं ने पुनः विद्रोही अफगानों की ओर ध्यान दिया। उसने लखनऊ से थोड़ी दूर स्थित दौरान नामक स्थान पर अफगानों के साथ लोहा लिया। अफगानों ने अपने खोए हुए राज्य की प्राप्ति के लिए बड़ी वीरता से युद्ध किया, परंतु वे परास्त हो गए। जौनपुर पर हुमायूं का अधिकार हो गया और महमूद लोदी बिहार की ओर भाग गया। उसने फिर कभी युद्ध करने का साहस नहीं किया। वैसे भी अब लोदियों का समय पूरी तरह बीत चुका था और नए अफगान नेता शेर खां का उदय हो रहा था। अभी हुमायूं कामरान द्वारा किए गए छल से उबरा भी नहीं था कि हुमायूं के बहनोई मोहम्मद जमा मिर्जा ने हुमायूं की पीठ में धोखे की दूसरी छुरी भोंक दी। मोहम्मद जमा मिर्जा ने कुछ मुगल अमीरों के साथ मिलकर हुमायूं के विश्वस्त अमीर मोहम्मद खां कोकी के पिता को मार डाला और स्वयं बागी हो गया। हुमायूं ने बागियों को पकड़ने के लिए एक सेना भेजी। मोहम्मद जमा, सुल्तान मोहम्मद मिर्जा और नैखूब मिर्जा पकड़े गए। इन लोगों को बयाना के किले में यादगार मामा के कैद में रखा गया, किंतु यादगार मामा के आदमियों ने मोहम्मद जमा मिर्जा को भगा दिया। इस पर हुमायूं ने आज्ञा दी कि सुल्तान मोहम्मद मिर्जा तथा नैखूब सुल्तान मिर्जा की आंखों में सलाई फेर दी जाए। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि यादगार मामा के आदमी बागियों से मिले हुए थे। उन्होंने सलाई फेरने में भी चालाकी की तथा इस प्रकार सलाई फेरी कि नैखूब तो अंधा हो गया, किंतु सुल्तान मोहम्मद मिर्जा की आंखों पर चोट नहीं पहुंची। कुछ दिनों बाद सुल्तान मोहम्मद मिर्जा भी बयाना से भाग खड़ा हुआ और हुमायूं के बहनोई मोहम्मद जमा मिर्जा से जा मिला। मोहम्मद जमा मिर्जा, सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, उलूग मिर्जा और शाह मिर्जा गुजरात के शासक बहादुर शाह से जा मिले। गुजरात का शासक बहादुर शाह जानता था कि इस समय मुगल सल्तनत नाजुक दौर से गुजर रही है। यदि वह मुगलों को एक जोरदार टक्कर मार दे तो मुगल सल्तनत शीशे के महल की तरह चूर चूर होकर बिखर सकती है। इसलिए बहादुर शाह ने असंतुष्ट मिर्जाओं को अपनी सेवा में रख लिया। इन मिर्जाओं ने बहादुर शाह को समझाया कि हुमायूं एक निकम्मा शासक है और उसकी सेना में कोई दम नहीं है, इसलिए उससे दिल्ली का तख्त छीनना कठिन कार्य नहीं है। मिर्जाओं की इस बात से
बहादुर शाह के उत्साह में वृद्धि हुई और वह तेजी से अपनी शक्ति बढ़ाने लगा। निश्चित रूप से उसकी दृष्टि दिल्ली के तख्त पर थी। मार्च 1531 में बहादुर शाह ने मालवा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ का राज्य दिल्ली तथा मालवा के बीच स्थित था। यदि बहादुर शाह मेवाड़ पर अधिकार स्थापित कर लेता तो वह मुगल साम्राज्य की सीमा पर पहुंच जाता और सीधे मुगल साम्राज्य पर आक्रमण कर सकता था। बहादुर शाह ने अफगानों के नेता और हुमायूं के शत्रु शेर खां के साथ भी गठजोड़ कर लिया था और हुमायूं के विरुद्ध उसकी सहायता कर रहा था। बहादुर शाह ने बंगाल के शासक के साथ भी संपर्क स्थापित कर लिया जो हुमायूं के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था। वास्तव में बहादुर शाह का दरबार हुमायूं के शत्रुओं की शरण स्थली बन गया था। बहुत से विद्रोही अफगान और असंतुष्ट मुगल अमीर बहादुर शाह के दरबार में चले गए थे। बहादुर शाह को पुर्तगालियों से भी सैनिक सहायता का आश्वासन मिल गया। बहादुर शाह की गतिविधियां देखकर हुमायूं भी समझ गया था कि उससे युद्ध होना अनिवार्य है। उसने बहादुर शाह को पत्र लिखा कि वह उसके शत्रुओं को, विशेषकर मोहम्मद जमा मिर्जा को, अपने यहाँ शरण नहीं दे। बहादुर शाह ने हुमायूं को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इस पर हुमायूं ने बहादुर शाह के विरुद्ध अभियान करने का निश्चय किया। ईस्वी 1535 में हुमायूं अपनी सेना के साथ आगरा से प्रस्थान करके ग्वालियर पहुंचा और वहीं से बहादुर शाह की गतिविधियों पर दृष्टि रखने लगा। थोड़े दिनों बाद हुमायूं और आगे बढ़ा तथा उज्जैन पहुंच गया। इन दिनों बहादुर शाह चित्तौड़ का घेरा डाले हुए था। दर्शकों की सुविधा के लिए यह बताना समीचीन होगा कि जब मेवाड़ का शासक महाराणा सांगा जीवित था तब यही बहादुर शाह अपने दो भाइयों चांद खां तथा इब्राहिम खां के साथ महाराणा सांगा की शरण में रहा था। महाराणा सांगा ने उसे तथा उसके भाइयों को बड़े प्रेम से अपने पास रखा था। मिराते सिकंदरी में लिखा है कि सांगा की माता, जो हलवद की राजकुमारी थी, बहादुर शाह को बेटा कहा करती थी। एक बार बहादुर शाह तथा राणा सांगा के भतीजे में झगड़ा हो गया जिसमें सांगा का भतीजा मारा गया। जब राणा के राजपूत बहादुर शाह को मारने लगे तब राजमाता ने शरणागत कहकर बहादुर शाह के प्राणों की रक्षा की थी। जब महाराणा सांगा का बड़ा पुत्र रत्न सिंह मेवाड़ का महाराणा हुआ तब बहादुर शाह गुजरात का सुल्तान बन चुका था। बहादुर शाह महाराणा रत्न सिंह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने महाराणा को प्रसन्न करने के लिए 30 हाथी और बहुत से घोड़े भेंट किए तथा महाराणा के साथियों को 1500 जरदोरी खिलतें प्रदान की। बहादुर शाह ने महाराणा से प्रार्थना की कि वह मालवा पर आक्रमण करने जा रहा है तथा इस काम में उसे मेवाड़ की सेना चाहिए। महाराणा रत्न सिंह ने अपनी एक सेना बहादुर शाह के साथ कर दी। इसी सेना के बल पर बहादुर शाह ने मालवा को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। अब वही बहादुर शाह मेवाड़ को निगल जाने के लिए बेताब था। इस समय सांगा का दूसरा पुत्र विक्रमादित्य चित्तौड़ का राणा था। उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह बहादुर शाह से लड़ सके। इसलिए राणा विक्रमादित्य की माता कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजकर उससे सहायता मांगी। अगली कड़ी में देखिए, गुजरात का सुल्तान समुद्र में डूबकर मर गया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।